जय हिंद दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होगी और यूपीआरओ की परीक्षा को देने के पश्चात जिस एग्जाम के लिए आप लगभग 2 वर्षों से लगातार मेहनत कर रहे थे, उस परीक्षा के पश्चात कम से कम आपने 24 घंटे का ब्रेक अपने आप को और अपने इस मशीन को दिया होगा। देखिए, एक बात बहुत क्लियरली समझिएगा और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि कभी भी एग्जाम को देने के तुरंत पश्चात न तो अपने नंबर कैलकुलेट करो, न तो कट ऑफ पर डिस्कशन करो और ना ही इस बात पर चर्चा करो कि इस पेपर में पूछे गए प्रश्न किस सोर्स से आए थे, किस मैगजीन से प्रश्न पूछा गया था, किस टेस्ट से प्रश्न पूछे गए थे। क्योंकि त्वरित तौर पर किए गई चर्चाएं, त्वरित तौर पर दिए गए डिसीजंस अक्सर गलत साबित होते हैं। एग्जाम्पल, भाई आप देखो ना, जैसे ही ये परीक्षा संपन्न हुई आप सबके मैसेज हमारे डीएम में आना स्टार्ट हो गया। मैसेज क्या था? सर, पेपर बहुत सिंपल आया था, सारे क्वेश्चन वन लाइनर आए थे, ठीक है, और इस वजह से ऐसी उम्मीद लग रही है कि पेपर का जो कट ऑफ होगा वो बहुत ज्यादा जाएगा। ठीक है, हर बार की तुलना में इस बार का कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा, ऐसा प्रेडिक्शन सबने अपने अपने मन में करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, लोगों ने अपने क्वेश्चन मिलाना स्टार्ट किया। उनको एक बात समझ में आई कि भले ही पेपर कितना भी सिंपल क्यों ना रहा हो, भले ही कितने भी वन लाइनर क्वेश्चन क्यों ना रहे हो, उस क्वेश्चन ने भी उनको छका दिया और बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक के कारण से उनके जो नंबर थे वो कम होना यहां पर स्टार्ट हो गया और उसी के साथ कट ऑफ का प्रिडिक्शन भी यहां पर डाउन होना स्टार्ट हो चुका। तो भाई आप कहोगे सर, त्वरित तौर पर डिस्कशन करे नहीं तो करे कब? कम से कम 2 दिन का ब्रेक लेने के पश्चात आइए आज इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। आज का जो हमारा सेशन होगा वो 30 मिनट का कंप्लीट डिस्कशन होगा। इसके अंतर्गत हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग कि भाई कट ऑफ का क्या एक प्रेडिक्शन यहां पर किया जा सकता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ किस सोर्स से प्रश्न पूछे गए। देखो, एक बात समझना, सोर्स पर डिस्कस करना बेहद जरूरी है। जरूरी इसलिए मेरे भाई कि आप जिस बुक को पढ़ करके, आप जिस मैगजीन को पढ़ करके एग्जाम में जा रहे हो, उस मैगजीन पर आपको भरोसा भी तो हो कि हाँ भाई यहां से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो वो सोर्स भी समझने का प्रयास करेंगे। हमारी स्ट्रेटजी क्या आगे के एग्जाम के लिए रहने वाली है, क्योंकि देखो, ये जो यूपीआरओ की परीक्षा रही, ये आपकी अंतिम परीक्षा नहीं है। इसके पश्चात बहुत सारे दोस्त यूपीआरओ मेंस की परीक्षा दोगे, बहुत सारे दोस्त यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा 12 अक्टूबर को देने वाले हो, तो आपके पास समय भी नहीं है। तो एक प्रॉपर एनालिसिस करने के पश्चात हम आगे की प्लानिंग को डिस्कस करेंगे। इस पूरे एग्जाम में हमारी क्या कमियां रहेगी, उन कमियों को समझते हुए हम अपना एक फुल प्रूफ प्लान अब बनाएंगे यहां पर। ठीक है, इस बात को क्लियरली समझिएगा। तो आज के 30 मिनट के सेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं। अब सबसे पहली बात हम लोग करते हैं इस पेपर के ट्रेंड की कि भाई कैसा प्रश्न पत्र रहा, प्रश्न पत्र का लेवल क्या रहा। तो बात समझिएगा, आयोग ने पिछले वर्ष 2024 में 2 परीक्षाएं कराई। एक परीक्षा आपकी कराई जो कि 11 फरवरी को यूपीआरओ की परीक्षा हुई और दूसरी परीक्षा आपकी कराई गई जो कि 22 दिसंबर को यूपीपीसीएस की परीक्षा हुई। अगर हम इन दोनों परीक्षाओं से तुलना करें तो इस बार का जो पैटर्न रहा वो बहुत अलग रहा, बहुत अप्रत्याशित रहा। तो चूंकि पैटर्न अगर आप देखो ना, 11 फरवरी का पैटर्न अपने में बहुत अलग तरीके से चेंज किया गया। 11 फरवरी के बाद जो 22 दिसंबर का पेपर हुआ उसका पैटर्न बहुत ही चेंज रहा। और फिर 22 दिसंबर के बाद ये जो परीक्षा आपको देखने को मिल रही है, ये पैटर्न में बहुत वन लाइनर क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं तो 140 जीएस के प्रश्नों में से ध्यान दीजिएगा आप लोग, केवल 5 प्रश्न ऐसे थे जो कि मल्टीपल स्टेटमेंट के प्रश्न थे। केवल 5, गिन करके 5 प्रश्न थे। ठीक है, अच्छा भाई, आप कहोगे सर कथन कारण का क्वेश्चन जो कि हर बार पूछा ही जाता है और मैक्सिमम संख्या में पूछा जाता है, इस बार कितना पूछा गया? तो कथन कारण के कुल 2 प्रश्न थे। मेरे भाई ध्यान समझिएगा आप लोग, केवल 2 प्रश्न कथन कारण से पूछे गए। अगर आप इस आधार पर पेपर को समझने का प्रयास करो, ठीक है, मैं जनरल हिंदी की भी अगर बात करूं तो जनरल हिंदी में भी जो प्रश्न पूछे गए वो बहुत सिंपल फॉर्मेट में, जैसे कि इनमें से कौन इसका पर्यायवाची नहीं है, कौन इसका विलोम नहीं है। अब ऐसे प्रश्नों में क्या होता है ना कि क्वेश्चन को टिक करना बहुत इजी हो जाता है। तो अब किया क्या जाए? क्या इसी ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए हम आगे की प्लानिंग कर सकते हैं, आगे की एग्जाम की प्लानिंग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आयोग का तो काम है आपको परेशान करना। वो तो चाहता है कि कुछ ना कुछ ऐसा नया पैटर्न लेकर के आए कि एग्जाम के टाइम पर जो एस्पिरेंट हो एकदम परेशान हो जाए, जो कोचिंग इंडस्ट्रीज हैं, जो शिक्षक है वो एकदम परेशान हो जाए कि अब क्या किया जाए। लेकिन एक बात और समझना यहाँ पे मेरे भाई, ठीक है, कितना भी पैटर्न चेंज हो जाए लेकिन सच्चाई ये है कि लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, लोगों के नंबर कट ऑफ से ज्यादा जा रहे हैं।
आपने यूपीपीसीएस की परीक्षा 22 दिसंबर की देखी, पेपर अपने में बहुत हार्ड था, बट लोगों ने कट ऑफ को क्रॉस किया। क्यों किया, कैसे किया? क्योंकि जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो ना, प्रश्न वहीं से आएगा। ऐसा नहीं, ध्यान समझिएगा आप लोग। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर करंट अफेयर्स हमने पढ़ा है आई दृष्टि की मैगजीन, लेकिन वहां से तो एग्जाम में प्रश्न ही नहीं पूछे गए। आपकी पूरी परीक्षा में कुल 26 प्रश्न आए थे करंट अफेयर्स के, ध्यान दीजिएगा। मैं बहुत फैक्चुअल बातें कर रहा हूं, अपने सोर्स पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। आपने करंट अफेयर्स के 26 प्रश्न जो पेपर में देखे थे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि लगभग 22 प्रश्न आपकी आई दृष्टि के मैगजीन में थे। गारंटी के साथ, मैं फुल प्रूफ प्लान के साथ आया मेरे भाई, मैं हवा में बात नहीं कर रहा। ध्यान दिखाता हूं मैं आपको, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन देखो, मैं आपको एक बार बहुत सरसरी निगाहों में दिखाता हूं कि प्रश्न कहां से पूछा गया। ठीक है, क्या रहा कि इंडियन एक्सपोर्ट में किस वस्तु का सर्वाधिक हिस्सेदारी रही। आप देखो, क्लास में मैंने टॉपिक कराया, मैं खुद क्लास ले रहा था और मैंने क्लास में आपको पढ़ाया कि इंजीनियरिंग प्रोडक्ट आपको यहां पर टिक करके आना। ठीक है, मैंने चीज समझाई है, क्लास में चीजें हमने डिस्कस किया। अच्छा भाई, और देखो शतरंज चैंपियनशिप खेल में, आप देखो तो खेल के इस बार कुल मिलाकर के 5 प्रश्न पूछे गए हैं। 5 प्रश्न करंट अफेयर्स के केवल स्पोर्ट्स से थे। ठीक है, 22 दिसंबर के पेपर में जाकर देखो कितने प्रश्न पूछे गए थे, स्पोर्ट्स से नहीं थे। लेकिन इस बार कितने, 5 प्रश्न। आप देखो आपके मैगजीन में दिया गया है, ठीक है, कि गुकेश डी। अच्छा, आपने मैगजीन नहीं भी पढ़ी होगी ना, और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप आई दृष्टि पढ़ो तो केवल प्रश्न वहीं से पूछा गया, नहीं भाई। आप मार्केट में अवेलेबल कोई भी मैगजीन उठा लो, आप मार्केट में अवेलेबल कोई भी कोचिंग के मटेरियल को उठा लो, हर जगह से प्रश्न पूछे गए। किसी भी कोचिंग की मैं बात नहीं कर रहा, मैं हर कोचिंग की बात कर रहा हूं, हर मटेरियल की बात कर रहा हूं, हर बुक की बात कर रहा हूं। क्योंकि प्रश्न पेपर ऐसा था कि वो टॉपिक आपको हर जगह पर देखने को मिल जाएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जो सोर्स फॉलो कर रहे हो उस सोर्स पर भरोसा रखो। प्रश्न आपके सोर्स से आए, ठीक है। मैं आपको और दिखाता हूं। प्रश्न पूछा गया, पहली बार यूके में कौन सा इंटरनेशनल खेल आयोजन किया गया जिसमें भारत और अन्य देशों की टीम ने पार्टिसिपेट किया। आप देखो क्या कर रहा है, कबड्डी वर्ल्ड कप कहां पर हुआ, इंग्लैंड यूके में। भारत विजेता पुरुष में भी रहा और महिला में भी रहा, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट था। देखो यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। और देखिए आप लोग, प्रश्न पूछा है कि नोबेल का जो मेडिसिन सेक्टर का जो पुरस्कार है वो किस लिए दिया गया। आप देखो आपके मैगजीन में दिया हुआ है, माइक्रो आरएनए। ठीक है, आप और आगे बढ़ो। आप देखो यहाँ पर क्या रहा कि चलो ये क्वेश्चन मैं मान सकता हूं कि आपकी मैगजीन में मुझे नहीं मिला, क्योंकि मैंने सरसरी निगाहों से मैगजीन को देखा था, तो मुझे ये टॉपिक आपके मैगजीन में नहीं मिला। अगर आपको मिला होगा तो फिर आप कमेंट में जरूर बताना कि सर ये टॉपिक इस जगह से आया था, तो मैं बार देख लूंगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मुझे दिखा अभी तक। दूसरा क्वेश्चन देखो, नासा के एस्ट्रोनॉट जो विल विचमोर थे और सुनीता विलियम्स थी, जब मैं आप लोगों से एक्सियोम मिशन डिस्कस कर रहा था क्लास के अंदर, तो मैंने कहा था कि ध्यान समझना, एक टॉपिक ऐसा जो इस मैगजीन में नहीं दिया गया लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक को कंप्लीट कर लो यहाँ। और मैंने वो टॉपिक समझाया था। ठीक है, मैंने टॉपिक बताया था कि स्पेस एक्स का जो एलन मस्क भैया उनका जो स्पेस क्राफ्ट है ड्रैगन, उसकी भूमिका बहुत ज्यादा है। मैंने क्यों बताया था, क्योंकि एक्सियोम मिशन भी जो है आप लोगों का इसी के माध्यम से गया था, तो उसकी भूमिका को मैंने क्लास में लिंक कराया था, तो टॉपिक आपका वहां पर कवर होगा। मिशन लाइफ आप सबने इतनी बार पढ़ा कि मतलब पूछो मत। ठीक है, 4-5 साल से लगातार न्यूज में बना हुआ है, तो मैगजीन में तो हो या ना हो कोई मतलब ही नहीं है। अगला प्रश्न देखो, कह रहा कि फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में जो पेरिस ओलंपिक में हुआ, ठीक है, उसमें 57 केजी वेट में कौन जीता कांस्य पदक। ध्यान देना, सेम प्रश्न पूछा गया था आपका यूपीआरओ की परीक्षा में। वहां पर प्रश्न क्या था, वहां प्रश्न ये था कि जो अमन सहरावत जिन्होंने अभी ये पुरस्कार जीता है, आरओ में था या फिर यूपीपीसीएस में प्रश्न आया था, कहीं पर तो आया था। ठीक है, उन्होंने किस केजी वेट में पुरस्कार जीता था। वहां पर 57 केजी आपसे प्रश्न पूछा गया था और यहां पर उस व्यक्ति का नाम प्रश्न पूछा गया। ये भी आपके, आप देखो आपके मैगजीन का टॉपिक है। ठीक है, अगला कह रहा है कि प्रथम मानवयुक्त डीप ओशन मिशन का नाम क्या है। हमने ये टॉपिक नहीं पढ़ा था मैगजीन में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था मत्स्य 6000। ठीक है, मत्स्य 6000 एक पनडुब्बी जिसका निर्माण किया जा रहा है किस मिशन के अंतर्गत, तो समुद्रयान उस अभियान का नाम है, और वो नाम यहां पर पूछा गया था जो कि मैगजीन में नहीं दिया गया था। तो मैं मान सकता हूं कि 26 में से 2 प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके मैगजीन से नहीं है। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां पर हुआ, आपके देखो मैगजीन में दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया, आपके मैगजीन में नाम दिया गया है। ठीक है, आप देखो तो ये प्रश्न मैं मान सकता हूं कि आपके मैगजीन में नहीं था, थर्ड प्रश्न आपका है। ठीक है, आपकी मैगजीन से थर्ड ऐसा प्रश्न है जो कि मुझे मैगजीन में नहीं दिखा। प्रश्न क्या है, हमने पढ़ा था कि पद्म भूषण से किसको सम्मानित किया गया था, तो विनोद धाम जी को, जो जिनको साइंस सेक्टर में पुरस्कार दिया गया था, लेकिन किस चीज के लिए दिया गया था हमने इस बात को डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, तो पेंटियम चिप मैं मान सकता हूं थर्ड प्रश्न आपका ऐसा रहा जो कि आपके मैगजीन में नहीं था। चंद्रयान, चंद्रयान में 5 चंद्रयान, 3 चंद्रयान जो हो चुके हैं, चौथा और 5 जो होने वाला है, मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया था क्लास के अंतर्गत, याद होगा तो मैंने एक चार्ट बनाया था। ठीक है, देखो प्रश्न वहां से पूछा है। अच्छा भाई, लोकसभा इलेक्शन पुराना टॉपिक है, न्यूज में लगातार रहा है। ठीक है, तो मैं मान सकता हूं कि इस मैगजीन में नहीं था
लेकिन इससे पहले के मैगजीन में ये टॉपिक पढ़ा था हमने, बट 4 प्रश्न आपके इस मैगजीन में नहीं दिखे। पद्म विभूषण से कितने लोगों को सम्मानित किया गया, आप यहाँ पर देखो 7 व्यक्ति सम्मानित किए गए, ठीक है। अच्छा, कौन सा राज्य खाद्यान्न के फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में सर्वाधिक उत्पादक रहा? निशांत सर ने क्लास ली थी एग्रीकल्चर सेक्टर की, याद है, एग्रीकल्चर वाली आपकी एक ही क्लास ली थी केवल। उस क्लास में समझाया था कि यूपी की जो रैंकिंग है वो किसमें किसमें उत्पादन में नंबर 1 पर है। देखो पहला टॉपिक क्या लिखा है, कुल खाद्यान्न रैंक 1। प्रश्न इससे सिंपल क्या होगा, ठीक है। हमने देखा था कि उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस फल को प्रथम स्थान प्राप्त है। प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ना था कि कौन से फल का प्रोडक्शन भारत में सबसे अधिक क्वांटिटी में होता है, ये प्रश्न पूछ रहा है आपसे। 4 विकल्प थे, पपीता, आम, अमरूद और केला, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमने ये टॉपिक एग्जैक्टली नहीं पढ़ा था, तो 5वां प्रश्न आपका ये हो गया, ठीक है। 5वां प्रश्न आपका ये हो गया। हमने क्लास में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि आम के प्रोडक्शन में वृद्धि हुई है, केले के प्रोडक्शन में वृद्धि हुई है। हमने इस टॉपिक को देखा था, हमने इनके फैक्ट नहीं पढ़े थे, ठीक है। लेकिन देखो अब भाई, अब यहाँ पर फैक्ट दिया था मैगजीन के अंतर्गत, क्या दिया था, 228 लाख टन और 380 लाख टन। तो केला का प्रोडक्शन यहाँ पर आपको ज्यादा दिख रहा है, सिंपल सी बात है आम से। इसी में 2 में डाउट था आप लोगों को, तो केला यहाँ पर बहुत इजीली टिक जा सकता था। ध्यान से समझना मेरी बात को फिर से, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि किसी एक स्पेसिफिक सोर्स से प्रश्न पूछे गए। मेरे कहने का मतलब ये कि जिस मैगजीन को, जिस कंटेंट को आपने फॉलो किया, 26 में से 20 प्रश्न तो वहां पर आपको जरूर मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मतलब मेरी गारंटी है आपको। देखो मैं यहाँ पर प्रॉपर सोर्स लेकर के आप लोगों को लेकर के रखा हूं कि देखो भाई ये चीज यहाँ से पूछी गई थी, ठीक है। और मैंने तो अच्छा, मैंने बजट की क्लास कराई थी लास्ट में, ठीक है। 15 मिनट का एक मैंने डिवीजन क्लास कराया था। अगर आप उस क्लास में ध्यान दोगे तो मैंने क्या कहा, 2 अक्टूबर 2024 याद करना बेहद इंपॉर्टेंट डेट है। जीरो पॉवर्टी अभियान स्टार्ट हो रहा है, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर इसको रखा गया है। क्या प्रोविजन है, मैंने सब कुछ पढ़ाया था, एकदम सिंपल 1 लाइनर के तौर पर पढ़ाया था। प्रश्न वही पूछा गया, डेट एग्जैक्टली वही प्रश्न। अच्छा भाई, मैंने इसी क्लास में कहा था कि भाई देखो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स इस बार पहली बार नीति आयोग ने जारी किया है, देख करके जाना, प्रश्न यहाँ से एग्जाम में पूछेगा ही पूछे। प्रश्न वही पूछा है, ठीक है। कि यूपी की रैंकिंग क्या है। मैंने यूपी बजट का जो क्लास कराया था उसमें एग्जैक्टली रैंकिंग याद कराई थी आप लोगों को कि 45.9 याद करके जाना, ये प्रश्न एग्जाम में आएगा। क्या क्लास में जाकर के देखना, मैंने क्लास में क्लियरली बोला है। मेरा मतलब फिर से ये है, ध्यान समझिएगा आप लोग, मेरा मतलब ये है कि अपने सोर्स पर भरोसा रखो। बार बार एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रश्न पत्र में हल्का सा आयोग ने कुछ चेंज किया, आप अपने पूरे पेपर को चेंज कर दो। सर अब ये बुक हम नहीं पढ़ेंगे, हम नई बुक लेकर के आएंगे मार्केट से, क्योंकि इस बुक से क्वेश्चन बहुत ज्यादा फंसे थे। सर इस बार लूसेंट से बहुत सारे प्रश्न आए थे, तो हम केवल लूसेंट पढ़ करके एग्जाम में जाएंगे। अगर आप इस तरह से रैंडम डिसीजन लेते हो तो आपको बहुत निगेटिव इंपैक्ट आपके एग्जाम पर पड़ने वाला है। क्योंकि देखो भाई, अभी आपके सामने जो भी परीक्षा है, चाहे वो बीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा हो, चाहे वो आपकी एलटी ग्रेड वाला एग्जाम हो, चाहे आपके अदर जितने भी एग्जाम होने वाले, जो आप एग्जाम देने जाने वाले हो, उसके सोर्स को लेकर के भटको मत। सोर्स आपका वही फॉलो कर रहा है जो आप फॉलो कर रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन वहां से आपको मिलेंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, मैंने मास्टर क्लास में 11 क्लास कराया था गिन करके, ठीक है। 11 क्लास में जितने टॉपिक पे कराया था, क्वेश्चन वहां से आपको फंसे थे, ठीक है। साइंस टेक की मैंने आपको केमिस्ट्री बायोलॉजी क्लास कराई थी। केमिस्ट्री बायोलॉजी में जो मैंने फल, फ्रूट रिपिंग जो हार्मोन मैंने आपको याद कराया था, एक शॉर्ट बनाया था मैंने 2 मिनट का, उस शॉर्ट से प्रश्न पूछे थे, ठीक है। मैंने आपको साइंस टेक में जो नैनोमीटर है क्या होता है, मैंने आपको नैनोमीटर याद कराया था। मैंने आपको इसके अलावा, अच्छा देखो, ऐसा नहीं कि जो प्रश्न पूछे गए वो किसी सोर्स से ही पूछे, कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं ना जो कि किसी सोर्स से नहीं बिलोंग करते। अब समझो, प्रश्न आपसे पूछा गया क्या कि इंटेल i9, ठीक है, इंटेल i9 क्या है। अब ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये एक जनरल नॉलेज का प्रश्न है। जब आप लैपटॉप यूज करते हो तो वहां पर एक छोटा सा स्टिकर आपके लैपटॉप पर लगा होगा, वहां पर लिखा होगा इंटेल i3, इंटेल i5, इंटेल i7, i9 लिखा होगा। ये क्या होता है, ये प्रोसेसर होता है, बहुत बेसिक सी बात है। अच्छा भाई, एमएस ऑफिस आप सबने नाम सुना होगा, आप सबने यूज किया होगा। एमएस ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है मेरे भाई, क्या समझिएगा। एमएस ऑफिस कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, बेसिक चीजें होती है, ठीक है। तो अब ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपको किसी मैगजीन, किसी बुक से नहीं मिलेंगे, लेकिन आप जो सोर्स फॉलो कर रहे हो, आपके पेपर में आए मैक्सिमम प्रश्न आपको सोर्स में दिख जाएंगे। मैं किसी भी सोर्स की बात कर रहा हूं, रैंडम। तो सबसे पहला काम आप इस बात को लेकर ध्यान रखो कि आपको सोर्स नहीं चेंज करना है बार बार, ठीक है। आप जो भी सोर्स फॉलो कर रहे हो, सोर्स पे भरोसा रखिए, गारंटी कि प्रश्न वहां से आपको देखने को मिलेगा। अच्छा भाई, यूपी स्पेशल के देखो आप लोग, यूपी स्पेशल का 6 प्रश्न पूछा गया। अगर मैं करंट अफेयर्स और सेंसस के टॉपिक को यहाँ पर हटा दूं तो केवल स्टैटिक यूपी स्पेशल के 6 प्रश्न आपसे पूछे गए, ठीक है। सेंसस के यहाँ पर 8 प्रश्न पूछे गए, 8 प्रश्न। निशांत सर अपनी हर क्लास में चिल्लाते चिल्लाते थक गए थे कि भाई नगरीकरण और जनसंख्या के टॉपिक को तैयार करके जाना, यहाँ से हर बार प्रश्न आता है।
एकदम रट रट कर गए थे, वो हर बार बोला था उन्होंने। आप लोग कमेंट में बताना इस बात को, ठीक है। और देखो 8 प्रश्न पूछा गया, प्रश्न भी किस नेचर के पूछे गए, किस राज्य में सबसे अधिक डेंसिटी है, चलो भाई राज्य तक ठीक था। किस यूटी में सबसे अधिक डेंसिटी है, किस राज्य में महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है। ऐसे प्रश्न जो कि जब हम जनगणना पढ़ते हैं तो सबसे बेसिक जो पॉइंट पढ़ते हैं वो ये पॉइंट होता है, उन पॉइंट से 8 प्रश्न। साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहां पर है, तो ये बेसिक नेचर के प्रश्न थे। मैंने सेंसस पर आप लोगों को एक क्लास कराया था लगभग 2 घंटे का, जिसमें मैंने लगभग 50 प्रश्न आपको कराए थे। अगर आपने वो काम किया होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी रहेंगे। ये तो बात था, सबसे पहला बात था कि सोर्स पर, भाई सोर्स हमारी जो है, मैं फिर से कह रहा हूं, जो सोर्स आप फॉलो करो, जो भी सोर्स फॉलो करो उस पर भरोसा रखिए, पहला काम इतना करो, ठीक है। दूसरा काम समझो अब आप लोग कि अब भाई लगातार अगर ऐसा पैटर्न चेंज करेगा आए तो हम करें क्या, हम किस प्रकार से अपनी तैयारी करें। तो मेरा सिंपल सजेशन है, कुछ बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे, मैं आपको सजेशन समझाता हूं यहाँ पर क्या करना है हम लोग को। करना हम लोग को यहाँ पर ये है, सबसे पहला काम कि जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके कम से कम 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को घोट मारो, मतलब रट्टा मार लेना है, चाट जाना है एकदम से तरीके, ठीक है। लिटरली मैं कह रहा हूं कि आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 साल के तैयार करके ही जाने। दूसरा काम क्या करना है, ठीक है। दूसरा काम, आपने इस एग्जाम के लिए जो भी जीएस के नोट्स पढ़े थे, जो भी जिस भी मैगजीन, जिस भी करंट अफेयर, जिस भी बुक को आपने पढ़ा था, उसको वापस से रिवाइज करो, जीएस और करंट अफेयर दोनों के लिए, ठीक है। देखो समझो, अगर आपका 2 से 3 महीने बाद कोई दूसरा एग्जाम होने वाला है तो उसमें जो करंट अफेयर्स आएगा वो 1 साल पहले तक का आएगा, ठीक है। आप बस एक काम ये करना, आपने जो मैगजीन अभी पढ़ी थी उस मैगजीन का रिवीजन लगातार करते रहना, और इसके साथ साथ जुलाई का, अगस्त का और सितंबर का, इन 3 महीने का मंथली मैगजीन हम लोग कवर करेंगे अपनी क्लासेस के माध्यम से, ठीक है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 मंथ हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं। कुल मिलाकर के आप 1 साल 3 महीने का करंट अफेयर्स यहाँ पर देकर के एग्जाम में जाओगे, कोई नुकसान नहीं करेगा, बिल्कुल लाभ करने वाला, ठीक है। अगर हम 1 साल 3 महीने करंट अफेयर्स देकर के जाएंगे तो हमको सबसे लाभ करने वाला, ठीक है। तो जितने भी लोग यूपीपीसीएस की परीक्षा देने जा रहे हो, आई दृष्टि की जो पूरी क्लास चली है उस पूरी क्लास को आने वाले 10 से 15 दिनों में निपटा डालो, ठीक है। उस पूरी क्लास को निपटा डालो, बहुत अच्छी क्लास है, 500 एमसीक्यू हमने कराया है, बहुत शानदार एमसीक्यू है, आप उसको एक बार देख लो तो आपका जो कंप्लीट करंट अफेयर्स है वो 1 साल का तैयार हो जाएगा। उसके बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर के हम लोग करंट अफेयर्स को यहाँ पर तैयार करने वाले, ठीक है। ये बात करंट अफेयर्स की थी। जीएस में जो भी आपने पढ़ा है, घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ा है, घटना चक्र पूर्वावलोकन को पढ़ो, किसी कोचिंग के मटेरियल को देखा आप उस मटेरियल को फॉलो करो, लेकिन मास्टर क्लास आपने किया तो मास्टर क्लास के नोट्स को वापस रिवाइज करो, इतना सफिशियंट है यूपीआरओ मेंस और करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। अच्छा भाई, ये रही आप लोगों की सोर्स की बात। अब कुछ बातें आप लोग यहाँ पर और समझो, ठीक है। सबसे जो जरूरी बात है वो ये है कि भाई हम क्या कट ऑफ मान करके चले और आगे के हम लोग क्या प्लान यहाँ पर, ठीक है। देखो कट ऑफ एक ऐसा टॉपिक है ना जो कि बहुत अनसाइंटिफिक है और केवल रैंडम गेस पे वर्क करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई फॉर्मूला है और हम आपको एक कट ऑफ का एक आइडिया दे दे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, 130 प्लस माइनस 5, ठीक है, मैक्सिमम प्लस मान के चलना आप लोग, ठीक है। 130 से 135 के बीच आपका कट ऑफ यहाँ पर रहने के चांसेस है, ये मैं बता रहा हूँ जनरल का, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग बाकी आप लोग अपना 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 कट ऑफ एक बार देख लेना, ठीक है। 130 से 135 आप लोगों का कट ऑफ रहने की मैक्सिमम उम्मीद यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। लगभग लगभग मैंने हर संस्थानों के देखे, ठीक है, सबके मैंने एक बार देखा, मैंने सबके वीडियो देखा भाई कि कौन क्या बता रहा है, क्या प्रेडिक्शन दे रहा है, तो सबका यही एक आइडिया यहाँ पर चल रहा है और यही रहने के मैक्सिमम चांसेस भी आप लोगों के हैं। तो भाई जिसके भी इस रेंज में इससे ज्यादा नंबर है, यूपीआरओ मेंस की तैयारी पर लग जाओ। यूपीआरओ मेंस में आपको जीएस तो सेम फॉलो करना है, बस जो आपका रिटन पेपर है एसए का और बाकी चीजों का, उस रिटन पेपर पर हम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और उसके लिए मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा अभी, ठीक है। अभी से चीजें समझो और क्या करना है। जिसका भी 130 से कम नंबर आ रहा है, ठीक है, देखिए 2 चीजें करिए। सबसे पहले आप अपनी कमियों पर फाइंड आउट करो। भाई आपने एग्जाम दिया, मैं गारंटी ले सकता हूं कम से कम 10 प्रश्न आपके ऐसे रहे होंगे जो प्रश्न बहुत इजी नेचर के थे, आपको पता था बट फिर भी आपने गलत किया। क्यों गलत किया, ये बात समझना बेहद जरूरी है। एग्जाम टाइम में क्यों हम पैनिक कर जाते हैं, क्यों हम इजी प्रश्नों को गलत कर जाते हैं। मेरे पास लोगों के मैसेज क्या है मैं बताता हूं, समझिएगा। सर मैंने ओएमआर पर, ठीक है, अपना रोल नंबर गलत फिल कर दिया। सर मैंने ओएमआर पर जो नंबरिंग करनी थी मैंने नंबरिंग गलत कर दी। मैंने क्या किया कि 114 जो क्वेश्चन था मैंने उसे उसका जो आंसर था 15 में भरा और इसके आगे के लगभग 10 प्रश्नों का आंसर मैंने एक एक आगे यहां पर फिल किया है, ठीक है। तो 10 प्रश्न तो आपने यहीं पर गलत कर दिया।
तो ये जो एग्जाम टेम्परामेंट की समस्या है ना, इस समस्या को दूर करो। कैसे दूर होगी? तो आने वाले एग्जाम के लिए कम से कम आपको 15 फुल लेंथ टेस्ट लगाने पड़ेंगे, कम से कम 15 फुल लेंथ टेस्ट लगाने। ठीक है, बेसिक अप्रोच। कब कब लगाने? संडे संडे लगाइए आप लोग, ठीक है, संडे संडे मेजर फुल टेस्ट लगाइए। 10 फुल टेस्ट तो आप लोग कहीं से कंप्लीट हो जाए, ठीक है, संडे संडे लगाओगे। बाकी 5 फुल टेस्ट जो बच रहा है उसको वीक में, लास्ट का जो महीना रहेगा आप लोगों का, उस वीक में क्या करिएगा, वेनसडे वेनसडे आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, तो आपके 15 फुल लेंथ टेस्ट तो आराम से यहाँ पर लग जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक काम और करो, डेली कम से कम 25 प्रश्न, ठीक है, डेली कम से कम 25 एमसीक्यू आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, कहीं से भी, कोई भी सोर्स फॉलो करो। मैं अपने सोर्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मार्केट से कोई भी सोर्स उठा लो मेरे भाई, आपको कुछ नहीं मिला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, ठीक है, आराम से उठा लो और 25 क्वेश्चन डेली सॉल्व करो। ये मतलब ये आपको अपने जीवन में लागू ही करना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं लेकिन आप लोग नहीं करते हो, समस्या यहीं पर आती है। हम क्या करते हैं, एग्जाम जब नजदीक आता है, सर अब क्या पढ़े को समझ में नहीं आ रहा, मैंने तो पढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ा भाई? 2 साल से आपने फॉर्म भरा था इस एग्जाम के लिए, अगर आपका सिलेबस नहीं तैयार है इस 2 साल में तो समस्या है ना मेरे भाई, फिर आपको समझना पड़ेगा भाई कि गलती कहां पर हो रही है। तो ये जो बेसिक पॉइंट्स है ना, जो बेसिक बातें आप इनको समझिए, ठीक है, क्योंकि आपका 12 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा एग्जाम है, लगभग 70 दिन यहां पर आपके पास शेष बचा हुआ है। इस 70 दिन में मेजर फेस्टिवल आने वाले हैं, रक्षाबंधन अभी आपका आने वाला है, आपका दशहरा यहां पर आने वाला है, ठीक है, आज आपका नागपंचमी, आप सभी को नागपंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं यूपीपीसीएस की बात ना करूं, मैं बीपीएससी की बात करूं, तो बीपीएससी एग्जाम तो और भी पहले है, उसके लिए भी आपके पास समय बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अभी इसी बीच में आपका एलटी ग्रेड का एग्जाम आ जाएगा, आपका पीटी का एग्जाम आ जाएगा, तो ये जो अदर भी आपके डायमेंशन है ना, उनको भी समाहित करो अपने प्रिपरेशन में, और डेली कम से कम 8 घंटे का एक शेड्यूल प्लान करो। देखो शेड्यूल हम लोग 2 तरीके से बनाए, एक बनाए डेली शेड्यूल, मैं शेड्यूल आपको अगली क्लास में प्रॉपर डिस्कस करूंगा कि शेड्यूल कैसे बनाना है, ठीक है, एक डेली शेड्यूल और एक आप बनाओ वीकली शेड्यूल, ठीक है, और इसको चेकलिस्ट के साथ प्रॉपर, ठीक है, जैसे क्या आपका टारगेट क्या है, ठीक है, वो टारगेट आप एक कॉलम में रखो, बाकी यहां पर आप रखो डेट, जैसे कि 28, ठीक है, 29, 30, 31, ठीक है, आप ऐसे डेट डालो आगे। यहाँ पर आपका टारगेट नंबर 1 था, टारगेट नंबर 2 था, टारगेट नंबर 3 था, ये पूरा हो गया टिक कर दो, ये पूरा हो गया टिक कर दो, ये नहीं पूरा हो इसको काट दो। तो एटलीस्ट आप ये बात समझ पाओगे ना कि मेरी तैयारी में कमियां कहां पर चल रही है, मैं टारगेट कर रहा हूं लेकिन पूरा नहीं हो रहा है। तो अब कुछ बेसिक जो आपके रूटीन में शामिल होनी चाहिए चीजें, वो ये होनी चाहिए, 25 क्वेश्चन डेली सॉल्व करना है, वीक में एक टेस्ट जरूर लगाना है, ठीक है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग को देखना ही देखना है। करंट अफेयर्स के लिए जो मैगजीन अभी हमने कराई है आई दृष्टि की मैगजीन, उसी क्लास को दोबारा से रिवाइज करो और कुछ मत पढ़ो नया, ठीक है, आप घटना सार पढ़ोगे, आप क्रॉनिकल पढ़ोगे, ठीक है, आप मार्केट के कोई भी मैगजीन को उठा लोगे, आपको हर जगह से सेम नंबर ऑफ क्वांटिटी में प्रश्न देखने को मिलेंगे। 4-5 प्रश्न ऐसे जरूर होंगे जो कि हर मैगजीन में नहीं दिए गए होंगे, ठीक है, तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है, इतना तो आपने को करना ही पड़ेगा, ये बेसिक शर्त है, ठीक है। पूर्वावलोकन आप सबने किया है तो पूर्वावलोकन का रिवीजन करो, मास्टर क्लास किया तो मास्टर क्लास का रिवीजन करो, ये बेसिक बातें ध्यान रखिए आप लोग। और देखो मैं फिर से कह रहा हूं, मैं ये बात बहुत क्लियरली समझता हूं कि आप सब अपने करियर तो नहीं मैं कहूंगा भाई, आप सब अपने जीवन के उस चरण में हो, उस स्टेज में हो जहां पर तैयारी कर पाना अपने में बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आप एक लड़के हो, आपकी एज 25 साल प्लस ज्यादा हो चुकी है, ठीक है, घर के बहुत सारे तनाव हैं, घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को समझना है, घर पर घर का जो प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, उस फैमिली प्रेशर को भी समझना है। देखो एक बात समझना, घर वाले गलत नहीं है, अगर घर वाले प्रेशर दे रहे हैं किसी चीज को लेकर के तो गलत नहीं है। गलत क्यों नहीं है? क्योंकि वास्तव में वो एज हो चुका है जहां पर हमें जिम्मेदारियां लेनी चाहिए। लेकिन भाई चूंकि ये परीक्षा इतनी टफ है, इतनी चैलेंजिंग परीक्षा है, अब देखो ना, लगभग 11 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, लगभग 4.5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, ठीक है, सीट कितनी है? 500 सीट, ठीक है, 500 के अराउंड सीट यहाँ पर, तो ऑब्वियसली बाकी लोग तो सिलेक्ट नहीं हो रहे हो ना। सच्चाई तो देखो यही है ना। आप यूपीपीसीएस को भी काउंट कर लो, कितनी सीटें, मान लो 1000 सीटें आपकी है, ठीक? मान लो 1000 सीट आपकी है, 1000 ही लोग तो क्वालिफाई करोगे, कितना भी टैलेंट क्यों ना हो। तो समस्या ये कि आप जीवन के उस चरण में हो जहां पर घर से तैयारी करने के लिए, तैयारी कंटिन्यू करने के लिए पैसे मांगना भी एक बहुत बड़ा मतलब झिझक होती है उसमें। लड़कियां हैं, लड़कियों पर फैमिली में शादी का प्रेशर है, अन्य जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, बहुत सारे जो हाउसवाइफ हैं वो भी तैयारी कर रही हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं कहीं ना कहीं पे पार्ट टाइम, कोई सरकारी जॉब में, कोई किसी और जॉब में, प्राइवेट जॉब में। तो इन सब के चैलेंजेस के साथ आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे हो। इसलिए मेरा सिंपल सजेशन है कि एक ऑनेस्ट
तैयारी करिए। देखिए, अगर तैयारी कर रहे हो तो एक बहुत जिम्मेदारी के साथ ईमानदारी पूर्वक तैयारी करो, केवल नाम मात्र की तैयारी नहीं। नाम मात्र की तैयारी वो तैयारी होती है कि जब हम प्रिपरेशन पूरे टाइम नहीं करते हैं, केवल एग्जाम से 2 वीक पहले करते हैं, और फिर इस बात के लिए परेशान होते हैं कि सर मेरा ये सिली मिस्टेक हो गया। भाई सिली मिस्टेक क्यों हो गया? आपने अगर घर पर फुल लेंथ टेस्ट दिए होते, अगर पर आपने टेस्ट लगाए होते टाइम लिमिट के अंतर्गत, तो ये फुल लेंथ ये गलतियां नहीं होती। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, अभी भी समय है, यूपी पीसीएस के लिए लग जाओ। यूपीआरओ में जो गलतियां रही, जो कमियां रहा, उन कमियों पर ध्यान दो। पेपर की जो हमको आगे तैयारी करनी है, वो हमको तैयारी करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, घटना चक्र पूर्वालोकन, और जो नई टेस्ट सीरीज मार्केट में आ रही है। ठीक है, ना समझिएगा। टेस्ट सीरीज को जरूरी है कि भाई मानो आयोग ने अपना पैटर्न चेंज करके फिर से नया कर दिया तो क्या करोगे? ठीक है, मानो आयोग ने 22 दिसंबर के पैटर्न में पेपर करा दिया, फिर क्या करोगे? तो आपको तैयारी अपनी इसके अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, इन सब बातों को समझते हुए तैयारी स्टार्ट करो। हमने भी यूपी पीसीएस के लिए प्रॉपर चीजें स्टार्ट कर दी हैं। हमारा देखो तो आप टेस्ट सीरीज का जो हमारा बैच है वो भी स्टार्ट हो चुका है, और टेस्ट सीरीज के बैच पे मैं बहुत क्लियर बता दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, हमारी जो फीस है वो है 999 रुपीज़। ठीक है, 999 रुपीज़, और इसमें हमारे कुल 18 पेपर शामिल हैं, जिसमें से 10 तो आपके फुल लेंथ टेस्ट हो जा रहे हैं, 8 आपके पार्ट टेस्ट है। ठीक है, 8 आपके पार्ट टेस्ट। ये जो पार्ट टेस्ट है, ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा ग्रुप में एक साथ ही, सो दैट कि इनका प्रैक्टिस आप लोग डेली 25 क्वेश्चन के तौर पर करते चलो। ठीक है, ये पेपर के तौर पर नहीं होंगे, पेपर के तौर पर हम 10 फुल लेंथ टेस्ट कराएंगे। ठीक है, तो 10 + 8 18 पेपर आपके यहाँ पर शामिल किए जा रहे हैं। 999 रुपये प्राइस है। ठीक है, अभी के लिए मैं काम करता हूँ, आप सबके चूंकि मैसेज आना स्टार्ट हो सर फीस थोड़ी ज़्यादा लग रही है, मैं एक सिंपल सजेशन देता हूँ। आप लोग एक काम करो, आप सभी लोगों को मैं 10% का एक डिस्काउंट यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक है, 999 का फीस है ये। ठीक है, आप इसको कर लो 899 का। ठीक है, और जिसको भी बैच ज्वाइन करना है, जल्द से जल्द ये बैच ज्वाइन करके स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगले संडे से आपका यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला। ठीक है, रही बात यूपीआरओ मेंस की, यूपीआरओ मेंस को लेकर के आज नहीं कल हम लोग यूपीआरओ मेंस की कंप्लीट स्टडी आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आगे के क्या प्लानिंग हो, कैसे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, इसको हम लोग वहां पर समझेंगे। ठीक है, तो अभी तक के लिए आप लोग ब्रेक लो। ब्रेक कैसा रहा? आपने जो ब्रेक लिया, आप में से बहुत सारे लोगों ने ब्रेक में बहुत सारी सीरीज और मूवीज निपटाई हैं। तो फिर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना कौन सी सीरीज, कौन सी मूवीज आप लोगों ने देखी, और इस ब्रेक का आपने आनंद कैसे लिया। देखो, ब्रेक बहुत जरूरी होता है। ब्रेक से क्या होता है कि नई ऊर्जा हमारे शरीर में आती है, उस नई ऊर्जा से तैयारी करने के लिए एक अलग से बूस्ट मिलता है। ठीक है, तो इन्हीं सबके साथ प्लस इसके अतिरिक्त आपके जो भी अन्य डाउट्स हो, जो भी आपकी अन्य समस्याएं हो, उन समस्याओं को कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा। अपनी बातें बताना कि सर ये समस्या मुझे पूरे एग्जाम के टाइम में मुझे महसूस हुई, तो उस समस्या पर हम लोग फर्दर डिस्कस करते हुए इस चीज को यहाँ पर आगे बढ़ाने पर फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए अभी के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद और जय भारत।